गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम वसंत का पाठ 13वां लेसन 13 एक दिन का पाठ का रिवीजन करेंगे। तत्पश्चात हम पाठ 14वां खान पान की वृद्धि तस्वीर पाठ का रिवीजन करेंगे और यही जो लेसन थी आपके सिलेबस में इसके पहले जो लेसन थे उसका हम रिवीजन कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं कविता एक दिन का, जो कि है आपके पेज नंबर 99 में। तो शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि इस कविता के रचयिता जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी है और उन्होंने इसमें कहा है कि एक बार एक घमंडी व्यक्ति अपनी छत की बुनियाद पर खड़ा था, तभी उसकी आंख में आकर के एक तिनका गिर गया और जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द हुआ, भयानक दर्द हुआ और उसकी जितनी आकृति घमंड था सब निकल गया और उसे आभास हो गया कि एक तिनका उसके लिए काफी है। ठीक है बच्चे, थोड़ी देर कंप्लीट करें। 4 फरवरी तो कविता इस तरीके से है। घमंडों से भरा बैठा हुआ, घमंडों से भरा बैठा हुआ, एक दिन जब था मेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उठा हुआ, अचानक दूर से उठा हुआ, एक तिनका आँख में मेरे पड़ा। मैं झिझक उठा वह बेचैन सा, मैं झिझक उठा वह बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मुंह देने लोग कपड़े की लगे, मुंह देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पाँव आगे। जब किसी ढंग से निकल तिनका गया, जब किसी ढंग से निकल तिनका गया, तब समझ ले यूं मुझे ताने दिए, तब समझ ले मुझे यूं ताने दिए, ऐठता तू इसलिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे। तो बड़ी साफ सुथरी कविता है, बड़ा स्पष्ट भाव है इसका। जैसे कि लिखा हुआ है शुरुआत में कि घमंड से ऐठा हुआ भरा हुआ एक व्यक्ति जब अपनी छत की मुडेर पर खड़ा था, मुडेर यानी बालकनी पर खड़ा था, है ना, तो अचानक दूर से कहीं उठता हुआ एक तिनका आया और उसकी आंख में पड़ गया। अब वो घमंडी कहता है कि मैं झिझक उठा, अभी अचानक से चौंक जाना, स्पंदित हो जाना, कांप जाना और बेचैन होने लगा, बेचैन की तकलीफ होने लगी और आंख लाल होकर के दिखने, आंख लाल होकर के दिखने लगी। अब मूठ देने लगे लोग कपड़े, कपड़े की मूठ आप जानते हो, जैसे आंख में कुछ लग जाता है लोग कपड़े की एक गांठ बना करके उनसे धोते हैं और अपनी जो गर्म सांस उसमें डालते हैं और गर्म गर्म आंख में लगाते हैं, उससे बड़ा आराम मिलता है। तो मूठ का मतलब कपड़े की गांठ जो कि आंख में लगाई जाती है, जब आंख में कोई चोट लग जाती है तो उसका प्रयोग करते हैं। और जब कपड़े की मूठ लोगों ने दिया तो ऐठ बेचारी दबे पाँव भागी, यानी उसका अहंकार घमंड था, ऐठ अकड़ उस घमंडी की वो दबे पाँव भागी, यानी गायब हो गई। अब वो बेचारा पड़ गया, दुखी व्यक्ति हो गया। जब किसी ढंग से तिनका निकल गया, ढंग यानी तरीके, जब किसी तरीके से तिनका निकल गया तब समझ ने मुझे ताने दिए, समझ यानी उसकी बुद्धि है, उसको ताना मारा और कहा मुझे बड़ा पकड़ रहा था और आज एक तिनके से हार गया। तब घमंडी को समझ में आया कि मेरी अकड़ का कोई अंत नहीं था, मैं तो एक तिनके से भी कमजोर। तो बच्चों इस पाठ के इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कि पूछ लिया गया आपके पाठ 13वें का नाम क्या है, तो एक तिनका। एक तिनका कविता के रचयिता कौन है,
तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ध्यान रहे हरिऔध, हरिऔध उनका उपनाम है। कई बार लोग इनको अयोध्या सिंह उपाध्याय नाम से नहीं बल्कि हरिऔध नाम से जानते हैं। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला नाम से जानते हैं, इसी प्रकार से इसको हरिऔध नाम से जानते हैं। याद रखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय का ही उपनाम है हरिऔध। अच्छा, प्रश्न करें कि एक दिन छत की बालकनी पर या मेज पर कौन खड़ा था? तो उत्तर आएगा घमंडी खड़ा था। या एक दिन घमंडी कहाँ खड़ा था? तो छत की बालकनी पर खड़ा था या मुंगेर पर। जब वो मुंगेर पर खड़ा था तब क्या हुआ? तो उसकी आंख में एक तिनका आ गया। जब उसकी आंख में तिनका मिला तब क्या हुआ? तो चौंक हो गया, बेचैन हो गया, उसकी आंख लाल होकर के। अच्छा, मूठ का क्या अर्थ होता है? मूठ का अर्थ होता है कपड़े की दीवार। अच्छा, प्रश्न करें कि जब उसकी आंख में तिनका गिरा तो दबे पांव क्या भाग गई? तो दबे पांव उसकी पैर या अकड़ भाग गई। अच्छा, ढब का क्या अर्थ होता है? तो ढब का अर्थ होता है ढंग यानी तरीका। अच्छा, समझ का क्या अर्थ होता है? तो समझ का अर्थ होता है बुद्धि। समझ का अर्थ होता है बुद्धि, समझदारी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पाठ के प्रश्न आ सकते हैं, उम्मीद है आप उत्तर दे सकते हैं। चलिए किसी से पूछ लेते हैं इसका उत्तर। नील सिंह को मेरी आवाज आ रही है? नील सिंह अगर आवाज आ रही है तो भी चलिए, किसको आवाज आ रही है तो बोले। सर मुझे आ रही है, अनन्या। हाँ अनन्या बोलिए। अनन्या अग्रवाल। यस सर। अनन्या को मुझे बताना है कि समझ का क्या अर्थ है? सर बुद्धि। बहुत अच्छा, समझ का अर्थ है बुद्धि। चलिए, और दूसरा प्रश्न है मेरा, जो भी बताना चाहे कोई और नदी के अलावा कोई भी बोलिए, अगर कोई बोलना चाहता है। चलिए मैं प्रश्न करता हूँ, आप लोग बताइएगा। प्रश्न है कि एक दिन का पाठ के रचयिता कौन है? एक दिन का पाठ के रचयिता कौन है? कोई भी बता दे। सर अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध मत भूलिएगा, है ना, ये हरिऔध भी बड़ा महत्वपूर्ण नाम होता है। चलिए, तो इस पाठ में इतना ही है, कोई खास बात नहीं है। आगे हम आते हैं खान पान की बदलती तस्वीर, पेज नंबर 104 पर 104 में पाठ है 14, लेसन 14 पाठ वाला पाठ निकाल दिया सबने। तो इस पाठ में जो प्रश्न बनेंगे वो, जैसा कि पहला प्रश्न इसका बन सकता है कि पाठ 14वें का नाम क्या है? तो खान पान की बदलती तस्वीर, और सरल प्रश्न है, लेकिन अगर नहीं आता है, आपने पढ़ा नहीं, तो ये प्रश्न आपके लिए कठिन बन जाता है। फिर प्रश्न बनता है खान पान की बदलती तस्वीर पाठ के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर बन जाएगा प्रयाग शुक्ल। आप पीछे देख सकते हैं, प्रयाग शुक्ल इस पाठ के लेखक हैं। ध्यान में लेखक और रचयिता में अंतर है। जो कविता लिखते हैं वो रचयिता कहलाते हैं, और जो गद्य लिखते हैं, गद्य से मतलब कहानी, निबंध इत्यादि लिखते हैं, वो रचयिता कहलाते हैं, सॉरी लेखक कहलाते हैं। अब जैसे इसमें प्रश्न बन सकता है कि उत्तर भारत की वो कौन सी संस्कृति है जो पूरे देश में फैल गई? तो ये संस्कृति थी ढाबा संस्कृति, क्योंकि ढाबा जाते हैं ना, वहाँ दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ मिलता है ना। और ये ढाबा संस्कृति पूरे भारत में फैल गई। ये दाल चावल का जो खाना है, दाल चावल रोटी सब्जी, ये उत्तर भारत में ही ज्यादा मिलता है। दक्षिण भारत में आपको रोटी दाल खाने है ना, वहाँ चावल ज्यादा लोग खाते हैं, बंगाल में चावल ज्यादा खाते हैं। आगे प्रश्न अगर हम करें आपसे प्रश्न कि इडली डोसा
ये भारत के किस हिस्से का व्यंजन है? तो आपको उत्तर पता होना चाहिए। इडली डोसा ये दक्षिण भारत का व्यंजन है। इडली डोसा बड़ा सांभर रसम ये सब क्या है? दक्षिण भारत के व्यंजन है। याद रखिए, ऐसे व्यंजन जरूर पूछे जा सकते। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर भारत का व्यंजन क्या है, तो रोटी दाल साग ये उत्तर भारत का प्रमुख व्यंजन है। क्योंकि आपने देखा होगा कि घर में कोई भी ऐसा कुछ नहीं हो सकता जब रोटी दाल साग जैसे कोई भी चीज न बनती हो। ये अनिवार्य रूप से 12 महीने घर में बनते रहते हैं हमारे यहाँ के घरों में। उत्तर भारतीय है ना। अगला प्रश्न, यदि मैं किसी से पूछता हूँ, देखना कोई बता पाएगा। ढोकला और गाठिया ये भारत के किस प्रदेश के व्यंजन है? ढोकला और गाठिया ये भारत के किस प्रदेश के व्यंजन है? कोई भी बताना चाहे। सर बोलिए बोलिए। सर गुजराती। बिल्कुल, ढोकला और गाठिया ये गुजराती व्यंजन है। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न हमारा बन जाएगा कि बंगाल के कौन से व्यंजन पूरे भारत में प्रसिद्ध है? बंगाल के कौन से व्यंजन पूरे भारत में प्रसिद्ध है? कोई भी बता सकता है? मैं बताऊं? हाँ बोलो। सर मिठाइयाँ। बहुत अच्छी बात है, मिठाइयाँ। और मिठाइयों में खास करके जो रसगुल्ला है वो बंगाल की ही देन कही जाती है। रसगुल्ला बंगाल की देन है और दूसरी मिठाइयाँ भी बंगाल की बहुत। चलिए कुछ और इसी पार्ट से कुछ और प्रश्न जैसे बनते हैं कि कहाँ के पेड़े बहुत प्रसिद्ध है? कहाँ के पेड़े बहुत प्रसिद्ध है? तो आप क्या उत्तर देंगे? सर मैं बताऊं? हाँ बोलिए। सर मथुरा। मथुरा के पेड़े बहुत प्रसिद्ध है। और आगरे का क्या प्रसिद्ध है? सर पेठा। हाँ, आगरे का पेठा और नमकीन बहुत प्रसिद्ध है। बहुत अच्छी बात है। चलिए अब अगला प्रश्न हम करेंगे। प्रश्न ये है कि ये जो खान पान की विस्तृत संस्कृति है, तो अगर इसका हम उत्तर करें कि खान पान की विस्तृत संस्कृति से सबसे ज्यादा फायदे की चीज क्या है और इसके विकल्प इस तरीके से हो सकते हैं। इससे हमारा समय बचता है, इससे हमारे पैसे बचते हैं, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, या ये हर जगह मिलते नहीं है। इसमें से कौन सा सही होगा? चलिए आपको पता होना चाहिए कि खान पान सर मैं बताऊं? हाँ बोलिए। सर इससे हमारा समय बचता है। बहुत अच्छी बात है। खान पान की विस्तृत संस्कृति के चलते हमारा समय बचता है। और ये जो 2 मिनट्स नूडल्स मैगी पास्ता पोहा इत्यादि, इससे क्या है कि तो मेहनत ज्यादा नहीं पड़ती है और कम समय में बन जाते हैं और पैसे भी ज्यादा खर्च नहीं होते हमारे। चलिए अब हम प्रश्न करेंगे, पाव भाजी कहाँ का स्थानीय व्यंजन है? पाव भाजी कहाँ का स्थानीय सर व्यंजन है? सर मुंबई। बिल्कुल, पाव भाजी मुंबई का स्थानीय व्यंजन है। बहुत अच्छा बताया आपने। अगला प्रश्न, छोले कुलचे की दुनिया कहाँ फैली हुई है? छोले कुलचे की दुनिया अधिकांश कहाँ फैली हुई है? किस नगर सर में मैं फैली बताऊं? हुई है? हाँ बोलिए। सर दिल्ली। बिल्कुल, छोले छोले कुलचे दिल्ली के प्रसिद्ध है। बहुत अच्छी बात है। चलिए और आगे चलते हैं और जानते हैं कि हाँ, मेरा प्रश्न है कि जो खान पान की विस्तृत संस्कृति दुनिया भर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या भारत में उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक, दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक फैली हुई है, तो उसका सबसे प्रमुख कारण क्या है? कोई भी अगर अपने हिसाब से कोई एक कारण बताना चाहे, मैं आपको नहीं देता हूँ, अपने आप को एक कारण बता। सर एक और बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। प्रश्न ये है कि पूरे भारत में जो खान पान की फैली हुई है कि उत्तर भारत में दक्षिण भारत के व्यंजन मिल जाते हैं और दक्षिण भारत
भारत के व्यंजन मिल जाते हैं। इसका मुख्य कारण आप क्या समझते हैं? चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। सर मैं उद्योग बताऊं? धंधे, हाँ बोलिए। सर देश के विभिन्न लोग विभिन्न जगहों पे आके बस गए हैं, जिसके कारण कि उनके राज्य का खाना हमारे यहाँ भी आ गया। बहुत अच्छी बात है, शाबाश, बहुत अच्छा बताया। और ये पसीने का मूल कारण है उनके नौकरियों में तबादला होना और उद्योग धंधों का विस्तार होना। तो दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत की नौकरी करने आते हैं, तो उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत की नौकरी करने जाते हैं। तो इस वजह से जो है उनको बसना पड़ता है और परिणाम स्वरूप एक दूसरे के व्यंजन को जाने समझने रखने का मौका मिल जाता है। और आगे हम जाने तो इसमें कुछ अभी खास कुछ नहीं है, तो उम्मीद है इतना आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तभी आप पूछ सकते हैं, बोलिए अगर कुछ पूछना है आपको। चलिए, तो अब मैं आपको क्लियर करके बताऊं कि कल मैंने एक वीडियो भेजा था जिसमें कारक और सर्वनाम उन दोनों का रिवीजन करवाया था, और उससे संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें विशेषण और क्रिया दो चैप्टर और है, उसका रिवीजन मैं किसी और दिन करवा दूंगा। और ये वसंत तक रिवीजन आपका हो गया। बाल महाभारत का भी एक दिन में हमको रिवीजन करवाना है। तो ये जब सारे रिवीजन हो जाएंगे तो निश्चित रूप से एग्जाम आप बहुत आसानी से दे सकेंगे, सारे उत्तर आप कर सकते हैं। तो जो भी चीजें हैं आप उनको नोट कर लीजिए, उससे अगले वीडियो में आप पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में अगर कुछ नहीं पूछना है तो हम वीडियो समाप्त करते हैं, ठीक है? चलिए तो फिर हम वीडियो समाप्त करते हैं। सर मैं पूछूं? हाँ बोलिए। सर समरकर और अकर्मक क्रिया के बीच में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में अंतर ये है कि जहाँ सकर्मक क्रिया होती है वहाँ क्या प्रश्न करते हैं तो क्या का उत्तर मिलता है। जैसे राम फल खाता है तो प्रश्न करेंगे राम क्या खाता है, तो उत्तर मिलेगा फल। तो इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया है। और अगर क्या का उत्तर नहीं मिलता, जैसे हम कहते हैं राम दौड़ता है, तो प्रश्न करेंगे राम क्या दौड़ता है, तो इसका उत्तर नहीं मिला, इसलिए दौड़ता है अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो क्रिया के पहले हम क्या का प्रश्न कर देंगे, उत्तर मिलेगा तो सकर्मक, नहीं मिलेगा तो अकर्मक। और शेष जैसे भी क्रिया वाला चैप्टर आपका रिवीजन करवाऊंगा तो इस बात को मैं जरूर उसमें उल्लेख भी बनाऊंगा ताकि आप उसको समझ सकें। ठीक है, तो और अगर कुछ नहीं पूछना तो हम समाप्त कर देंगे। चलिए ठीक है, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर। हाँ बाय सर।